राण्या तलेट्या उतरे राजा भुगते रेस। राण्या तलेट्या उतरे राजा भुगते रेस। गढ़ ऊपर गोरा फिरे, गढ़ ऊपर गोरा फिरे, सरग गया सगते। ये पंक्तियां जो है ये मारवाड़ के जो शासक हैं मान सिंह, उनको जब विवश होकर संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से 1818 में, और जब संधि तो हो गई, लेकिन उस संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए राजा विवश हो चुका था, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा था। लेकिन उससे बचने के लिए उसने पागल होने का नाटक तक किया। तब ये पंक्तियां लिखी गई कि राणा जो है वो तो तलेटियां उतर गई और राजा भुगत रहा रेस। ये कुछ परिस्थितियां हैं जो इन पंक्तियों से पता चलती है कि क्या परिस्थितियां राजस्थान में रही होंगी। तो इन पंक्तियों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है आपको पता लग गया होगा, राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज शुरू करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। और कुछ पंक्तियों के साथ मैंने आपके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ा है कि क्या परिस्थितियां रही होगी, चाहे उनकी इच्छा से या परिस्थितियों से, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी क्लास हम शुरू करेंगे। क्लास में सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान में (1857) की क्रांति। इस क्लास को हम विभिन्न चरणों में पढ़ेंगे। कौन कौन से चरण हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रांति के कारण पे, फिर हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों में क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर, फिर हम क्रांति की प्रगति पर बात करेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था में हम चर्चा करेंगे सैनिक छावनियों पे और अंग्रेजों की एजेंसी और रेजिडेंसियां कौन कौन सी थी। प्रगति के अंदर हम बात करेंगे कहां कहां विद्रोह हुए और उन विद्रोह का क्या स्वरूप रहा, और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत के जो क्रांतिकारी हैं या और कौन कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने पर प्रभाव पड़ता, और अन्य चर्चा जैसे तात्या टोपे का बहुत बड़ा योगदान 1857 की क्रांति में, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह 1857 की क्रांति को हम देखने वाले हैं। 1857 की क्रांति की हम बात करें तो उससे पहले हम चर्चा करते हैं आगे इस मैप की। इस मैप को देखिए, ये मैप है राजस्थान की रियासतों का, यानी 1857 की क्रांति के समय जो आज का राजस्थान हमें दिखाई देता है वो राजस्थान नहीं था। तो राजस्थान का ये स्वरूप था, इस तरह से रियासतें थी। कहाँ? उदयपुर मेवाड़ रियासत है, जयपुर रियासत है, बूंदी रियासत, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये बहुत बड़ी बड़ी रियासतें आपको देखने को मिलेगी। इतने बड़े बड़े रियासती राज्य थे जितने यूरोप के कुछ देश नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कुटिलता, अपने कह सकते हैं जो उनकी नीतियां थी उनके कारण इन राजाओं को पहले तो विवश किया, और बाद में जागीरदारों, ठाकुरों, सामंतों, इनके लिए ये स्थिति आ गई तो कुछ राजाओं ने भी सहयोग किया और एक बहुत बड़ा विद्रोह पूरे भारत के अंदर, राजस्थान यानी पूरे भारत के अंदर, लेकिन हम अभी चर्चा करेंगे केवल राजस्थान के संदर्भ में, एक बहुत बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर लोग एकजुट होकर, ये भी हमें देखना होगा कि एकजुट होकर सब लोग नहीं लड़े। यहाँ भी अंग्रेज बहुत सफल रहे कि उन्होंने भारत को भारतीयों से लड़ाना जो है वो बहुत अच्छे से किया। तो आइए क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे क्रांति के कारणों पर। क्रांति के कारण 1857 में क्रांति के क्या कारण रहे, इन कारणों में सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे वो करेंगे अंग्रेजों की नीतियां।
अंग्रेजों की नीतियां। ये जो नीतियां हैं, कुछ कारण हो सकता है अलग हो, जो भारत में क्रांति हुई 1857 की और राजस्थान में, उनमें कुछ बदलाव हो सकता है ना, लेकिन बड़े बड़े तौर पे जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वो भारत में क्रांति के कारणों में भी हैं और राजस्थान में क्रांति के कारणों में भी। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान में भी धार्मिक असंतोष उपजा। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बाद में हम बात करें धार्मिक असंतोष में हम ले लेंगे हमारे जो पद्धति चली आ रही थी, जैसे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ बाल विवाह था, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा में, है ना, और बहुत बड़ी रस्में निभाई जाती थी। तो अंग्रेजों ने अपने कानून, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भारत के अंदर रहने वाले, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जब बाहर गए, इंग्लैंड गए, तो उनकी वहां मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की वहां मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई इंग्लैंड के अंदर। अब जब मृत्यु हो गई उनकी, तो मृत्यु के बाद में एक बड़ा प्रश्न उठ गया वहां के हिंदुओं में, तो शव को जलाते हैं, लेकिन अब हिंदू लोग तो शव को जलाते हैं, लेकिन वहां पर अंग्रेजों को तो वो एक ब्रूटल है ना किस्म का लगता था कि शव के साथ में एक बहुत भयंकर काम हो रहा है, घिनौना काम हो रहा है। लेकिन अग्नि संस्कार हमारे यहाँ तो बहुत, है ना, वर्षों से है, तो वहां पर उस शव को दफनाया गया और बाद में लोगों ने उस चीज को इस रूप में प्रेरित किया कि अंग्रेजों, वो तो ईसाई हो गया। तो अंग्रेज लोग जो हैं वो शव, बाद बहुत सालों बाद में जब अंग्रेज भारत की रीति नीति समझे तो बाद में शव को जलाने की अनुमति मिली। तो इस तरह अंग्रेज के अपने अलग कल्चर था और भारतीयों का अलग कल्चर था जो यहाँ सिमिलर नहीं हो पाया। और बाद में 1857 क्रांति के बाद थोड़ा अंग्रेजों को समझ में आया, तो वो भारतीय कल्चर को समझे और उसके बाद में थोड़ा टकराव जो है वो थोड़ा सीमित हुआ। लेकिन यहाँ जब अंग्रेज आ रहे हैं भारत में, तो भारतीयों की कुछ धार्मिक परंपराएं देख के बड़ा अंतर आया, तो इस पर चर्चा करेंगे हम। तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो थी, और धार्मिक असंतोष था। इसके अलावा बहुत बड़ा कारण ये भी था कि सैनिक असंतोष था। सैनिक असंतोष, जब हम सैनिक छावनियां पढ़ेंगे तो अलग अलग छावनियों में किस तरह से ये सैनिक असंतोष उपजा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ में अगर हम इसमें तात्कालिक कारण को भी जोड़ें, तात्कालिक कारणों के अलावा, तात्कालिक यानी उस समय में कुछ कारण रहे, उसी समय बने वो कारण और लोगों ने विद्रोह किया। इसी तरह आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे, क्योंकि सैनिक तो रख लिए, अब न तो राजा उनको तनख्वाह दे पा रहा है और न ही अंग्रेज। जब संधि हुई थी, तो मैं बताऊंगा आपको, भी आगे चर्चा करेंगे हम, कि ऐसा समझौता हुआ था कि सेना तो रखेंगे रियासत, सुरक्षा करेंगे अंग्रेज, और उन सेना को वेतन देगा राजा। तो अब इतनी बड़ी टुकड़ियां अंग्रेज रखना शुरू हो गए, राजा के पास पैसे देने के लिए सोर्स ही नहीं छोड़े, है ना, कर भी ले रहे हैं और बड़ी सेना भी थोप दी। और जब अंग्रेजों को लड़ाई करनी होती है तो सेना भेजना भी जरूरी। तो बहुत सारी बातें ऐसी आएगी निकल के। इसके अलावा एक प्रशासनिक कारण भी हम उसमें रख सकते हैं, प्रशासनिक कारण। तो इस तरह बहुत सारे कारण 1857 की क्रांति के ये उत्तरदायी रहे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अंग्रेजों की नीतियों पर। अंग्रेजों की जब नीतियों की बात करेंगे हम, अंग्रेजों की नीतियों की जब बात करेंगे, तो इसमें हम कुछ विशेष नीतियों में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घेरे की नीति। कौन सी नीति? घेरे की नीति। लेकिन ये नीति जो है राजस्थान में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं करी, लेकिन अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। तो सुरक्षा घेरे की नीति, सुरक्षा घेरे की नीति। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजों के द्वारा जो संधियां की गई, उनमें कुछ सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं, उनमें पढ़ेंगे हम राजस्थान में सहायक संधि के बारे में, सहायक संधि के बारे में। तो
के बाद में हम चर्चा करेंगे सहायक संधि। सहायक संधि के बाद में हम पढ़ेंगे सहयोग संधि। तो सहायक संधि भी इसको भी बोलते हैं। कई बार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसी को भी कुछ बुक्स में सहायक संधि भी कहते हैं, तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना, ये चीज ध्यान रखें, आप कंफ्यूज नहीं हो। इसी को आश्रित पार्थक्य नीति कहते हैं, आश्रित पार्थक्य नीति। तो ये एक ही संधि की बात करें हम, सहायक संधि, इसी को सहयोग संधि कहते हैं, इसी को आश्रित पार्थक्य नीति कहते हैं, और इसी का एक और नाम है अधीनस्थ, इसी नाम का थोड़ा सा अधीनस्थ पृथक्करण नीति, अधीनस्थ पृथक्करण नीति। और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो था व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत तो कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो भाई ये मोटी मोटी नीतियां थी जो आपको पढ़नी है, और एग्जाम के अंदर इनमें से प्रश्न बार बार आते हैं, कौन कौन से आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के आए हुए प्रश्नों को तो कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में क्या होता है, प्रश्नों का रिपीटेशन होता है, प्रश्न जो है उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें सुरक्षा घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस की नीति। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सुरक्षा घेरे की नीति। अब ये नीति जो है, क्योंकि हम इसको, मैंने कहा था आपको कुछ क्रांति कारण हमें 1857 है ना, भारत के संदर्भ में भी देखना होगा। तो अब ये जो सुरक्षा घेरे की नीति है ना, ये सुरक्षा घेरे की नीति, इसी को हम क्या कहते हैं, रिंग फेंस की नीति। यानी जो फेंस अपन कहते हैं बाड़ लगा लें, क्या लगा ले, बाड़ लगा ले। तो वही एक तरह से बाड़ का काम किया था। ये काम किया किसने था, वारेन हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग 1773 से 85 के बीच में था। और एक तरह से रियासत है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजों का एरिया है तो ये राजधानी है, और इसके आसपास वाले एरिया को, राज्यों को क्या बना ले, मैत्री कर ले, इनसे क्या कर ले, मैत्री कर ले, ताकि ये जो एक तरह से जब अंग्रेजों पे कोई हमला करे तो इन्हीं लोगों से मैत्री होने के कारण ये मिलकर उसका जवाब दे। ये ब्रिलियंट ब्रेन था वॉरेन हेस्टिंग्स का। यानी राजाओं से एक तरह से हम कह सकते हैं उन्होंने मित्रता शुरू की कि हमें देशी राजाओं के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और ये एक तरह से जो इसने आसपास में राजाओं से मैत्री की कोलकाता और आसपास में, तो ये एक तरह से कौन सा स्टेट बन गया, ये बफर स्टेट बनाया इन्होंने। क्या बनाया इन्होंने, बफर स्टेट बनाए, जिससे अंग्रेजों का जो शासन है, अंग्रेजों के जो किले हैं जो उन्होंने बनाए, जो आज भारत में बड़े बड़े नगर हैं, नई दिल्ली ले लें, नई दिल्ली ले लें, मुंबई ले लें, मद्रास ले लें, कलकत्ता ले लें, ये सारे नगर उस समय में इन्होंने डेवलप किए। नई दिल्ली तो बाद में किया, पहले पुरानी दिल्ली थी, लेकिन नई दिल्ली उन्होंने जब बाद में किया, तो ये बड़े नगर जो भारत में हैं आज उन्होंने डेवलप किए और उनके आसपास एक बफर स्टेट बना के रखा। ये अंग्रेजों के बहुत प्लानिंग से चले, ऐसे नहीं है कि एकदम से आए भारत पे उन्होंने राज कर लिया, बहुत प्लानिंग से उन्होंने काम किया। तो ये पहली हमने नीति देखी वो सुरक्षा घेरे की नीति थी। इसमें ज्यादातर प्रश्न नहीं बनते, लेकिन अगली नीति जो है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे के अंदर हम देखते हैं, दूसरी जो नीति थी वो हमारी थी, वो है सहायक संधि। भाई सहायक संधि जो है वो सहायक संधि जो है वो किसने शुरू की, तो लॉर्ड वेलेजली ने। यहां से तो प्रश्न आ सकता है, लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली भारत के अंदर आया था 1798 से लगा के 1805 तक ये भारत में रहा, 1798 से 1805 तक। यानी जो 1803 वाले सवाल जो बनते हैं सहायक संधि के, वो यहीं से बनते हैं। लॉर्ड वेलेजली को आप ध्यान में रखें,
लॉर्ड वेलेजली ने जो सहायक संधियां की, ये सहायक संधियां पहले दक्षिण भारत में हुई, और दक्षिण भारत के अंदर सबसे पहले ये जो सहायक संधियां हुई वो करी हैदराबाद ने 1798 में। और इसमें इसने वेलेजली ने निकाला क्या, जो मैंने अभी आपको बात की कि लॉर्ड वेलेजली ने कहा कि रियासत जो है, अंग्रेज जो है वो आपकी सुरक्षा का काम करेंगे, रियासतों की सुरक्षा का दायित्व जो है वो हमारी अंग्रेज कंपनी के हाथों में रहेगा, और जो सेना है वो जो कंपनी बताएगी उस अनुपात में सेना आपको रखनी पड़ेगी, और उसका वेतन जो है वो भी राजा ही देंगे। देखिए कितना जोरदार संधि है। क्या गया, हिंग लगे ने फिटकरी और रंगावे चौका, है ना, कितना गजब काम किया उन्होंने। ये सेना कौन रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के अंदर मेन जो बात थी वो क्या थी कि जो सेना है वो कौन रखेंगे, सेना कौन रखेंगे, सेना रियासती खर्च पर रखी जाएगी, सेना रियासती खर्च पर, और उसका वेतन कौन देंगे, वेतन रियासत देगी। लेकिन रियासत की सुरक्षा का जिम्मा कंपनी का होगा। कितनी बढ़िया काम कर दिया भाई इन्होंने। सेना का जो रियासती खर्च है वो पूरा सारा खर्च है जो सेना रखनी है वो कौन रखेंगे, वो रियासतें रखेगी, और खर्चा कौन देगा उसका, कंपनी नहीं देगी, राजा ही देगा। और कंपनी क्या काम करेगी बदले के अंदर, कंपनी बदले में काम करेगी, वो उत्तरदायित्व लेगी कि आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो हमारा है। अब इसके तहत 1798 के अंदर सबसे पहले हैदराबाद ने संधि की, फिर 1799 में मैसूर ने कर ली, उसी साल तंजौर ने कर ली। ये दक्षिण भारत में संधियां हो गई, लेकिन उत्तरी भारत के अंदर सबसे पहले 1803 में संधि की इसने की। 1803 में उत्तरी भारत के अंदर सबसे पहले संधि करने वाला था महाराजा रणजीत सिंह। याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको याद भी रखना है, नाम भी याद रखना। रियासत कौन, रियासत कौन है भाई, रियासत है भरतपुर, और केवल भारत ही नहीं, पूरा उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर 29 सितंबर 1803 रियासत कौन सी, भरतपुर, शासक कौन, रणजीत सिंह। और मैंने एक चीज ऐड करी है आपके कि उत्तरी भारत में पहला, भारत में पहला कौन, भारत में पहला कौन, हैदराबाद, 1798। आप इसके लिए 1857 की क्रांति का भारत का जो वीडियो वो देखें, तो 29 सितंबर 1803 में भरतपुर ने ये संधि की। और उसके बाद में जैसे इन्होंने संधि की, अगले कुछ महीने बाद में यानी नवंबर तक अलवर के महाराजा जो थे वो बख्तावर सिंह थे, उन्होंने भी संधि कर ली। कौन सी संधि, सहायक संधि। अब भाई जोधपुर ने भी इसके तहत संधि की थी, मारवाड़ ने भी, मारवाड़ के राजा मान सिंह की, जिनकी पंक्तियां मैंने अभी उठ के सुनाई, है ना। पंक्तियां क्या थी भाई, पंक्तियां ये थी, रानी तलेटियां उतरे, है ना, रानी तलेटियां उतरे राजा भुगते रेस, रानी तलेटियां उतरे राजा भुगते रेस, रानी तलेटियां उतरे राजा भुगते रेस, गढ़ ऊपर गोरा फिरे जगत रहे सकते, है ना। और मान सिंह ने नाटक कर लिया पागल होने का, पागल हो गए भाई, है ना। पागल आदमी क्या दस्तखत करे, पागल आदमी के दस्तखत की कोई वैल्यू नहीं। तो ये इस तरह से मान सिंह। तो हमने पहली संधि पढ़ी थी रिंग ऑफ फेंस की, दूसरी हमने संधि पढ़ी सहायक संधि। सहायक संधि के अंदर हमने को ध्यान में रखना है कि राजपूतानी की रियासत कौन सी, भरतपुर ने सबसे पहले क्या की, संधि की थी। आगे देखते हैं अगला, तीसरी, नंबर 3 में हमने कहा था सहयोग संधि, उसी का नाम सहायक संधि, उसी को आश्रित पार्थक्य की नीति, और उसी को हमने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। तो नंबर 3 पे सहयोग संधि, का नाम
संधि का नाम सहायक संधि, को कहते हैं आश्रित पार्थक्य नीति, को कहते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, पृथक्करण की। ये कुछ नीतियां अंग्रेजों ने चलाई, अधीनस्थ पृथक्करण नीति, ये कुछ नीतियां अंग्रेजों ने चलाई। तो इन नीतियों के कारण क्या हुआ, राजपूताने के अंदर असंतोष आया। लेकिन क्या ये जो संधियां हैं इसमें किसी को बाध्य किया गया था क्या? नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं किया गया था। किसी को बाध्य नहीं किया गया था कि आप संधि करें। और ये सारी की सारी संधियां जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करी थी। ये किसके द्वारा कराई गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। इनका जो समयकाल है वो 1813 से 23 तक। इन संधियों के अंदर जो चार्ल्स मेटकॉफ है, भाई दस्तखत किसकी तरफ से किए गए? चार्ल्स मेटकॉफ की तरफ से। और कर्नल टोड का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। कर्नल जेम्स टोड जो अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, राजपूताने में जो संधियां कराने में चार्ल्स मेटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड का एक बहुत बड़ा रोल रहा। साथ ही राजपूताने के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर जॉन माल्कम नाम से, जॉन माल्कम, इनका रोल रहा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। और ये जो मालवा वाला इलाका है, मालवा क्षेत्र के अंदर, वहां पर जॉन माल्कम का बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने सहयोग संधि और सहायक संधि, आश्रित पार्थक्य की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के अंदर क्या किया? सहयोग किया। कौन कौन? चार्ल्स मेटकॉफ और कौन थे? जॉन माल्कम, कर्नल जेम्स टोड थे। अब इसके साथ में हम चर्चा करते हैं कुछ रियासतों ने जिनके शासक, जहां से प्रश्न आते हैं वो हम बात कर लेते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं और आपको बैठाना है, सीक्वेंस बैठाना है कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो राजपूताने के अंदर अगर हमने बात की कि दो लोग संधियां पहले कर चुके थे, दो रियासतें, वो कौन कौन सी थी भाई? वो भरतपुर थी और अलवर थी। ये 1803 में संधियां कर चुके थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी रिन्यू करी संधियों को। अलवर और भरतपुर ने भी रिन्यू करी संधियों को। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अलवर और भरतपुर ने कौन सी नीति के तहत संधि की? तो इन्होंने जो नीति थी संधि की वो थी सहयोग संधि। कौन सी संधि? सहयोग संधि, है ना। सहायक संधि अभी हम बात कर रहे हैं। देखो, सहायक संधि, केवल सहायक संधि आए तो दो, है ना, भरतपुर और अलवर। लेकिन सहायक संधि भी कहते हैं, सहयोग संधि भी कहते हैं, और मैंने आपको कहा आश्रित पार्थक्य की नीति भी कहते हैं, ठीक है। तो केवल सहायक संधि का आए प्रश्न तो सबसे पहले करने वाली रियासत कौन सी? भरतपुर राजा थे रणजीत सिंह जी। मैंने बताया था उत्तरी भारत में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि करने वाले कौन? तो महाराजा रणजीत सिंह 1803 में। लेकिन ये जो दो तीन संधियां की गई थी, मारवाड़ ने भी करी थी, मैंने आपको सारा बताया। ये दो तीन संधियां अलग परिप्रेक्ष्य में की गई थी कि केवल अंग्रेज क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे और आप पैसे वैसे दोगे, है ना। ये सारे के सारे दो जो संधियां थी वो किसके समय काल की है? 1803 वाली है लॉर्ड वेलेजली की, और 1817 से लगाकर बाद वाली जो भी संधियां हैं, ये जो संधियां हैं 1817 से आगे 1823 में दो रियासतें इसमें रह रही है, 1823 सिरो ही रह रही है। तो ये करने वाला था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये अंतर समझे पहले तो। और अभी हम कौन सी देख रहे हैं? सहायक संधि, सहयोग संधि, आश्रित पार्थक्य की नीति और अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। तो इसके अंदर याद रखें कि सबसे पहले ये संधि करने वाला कौन था? तो करौली का राजा था हरबख्शपाल सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
करौली का राजा हरबख्श पाल सिंह ने 1817 के अंदर इनसे संधि की थी। 9 नवंबर 1817 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है और इसको इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों का प्रश्न है, भरतपुर वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों का प्रश्न है, सीधा याद करें। सबसे पहले सहायक संधि किसने की, तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने। कब की, 1803 में, 29 सितंबर, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। करौली सबसे पहले सहयोग संधि किसने की, तो हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर 1817। लेकिन अगर ऑप्शन में भरतपुर नहीं मिले और सहायक संधि शब्द मिले और करौली मिले तो आप कर लेना करौली ने की। अब भाई करौली ने जब संधि कर ली तो करौली के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, करौली के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, करौली के जो है ना वहां पे कंपनी ने इनको थोड़े से प्रलोभन दिए कि हम आपको कर नहीं लेने, है ना, कर ज्यादा नहीं देने करने। तो इससे पूरे राजपूताने के अंदर ये टोंक रियासत अंग्रेजों ने बनाई थी, धौलपुर रियासत इसमें आई नहीं, धौलपुर अंग्रेजों ने बनाई, इसी तरह झालावाड़ रियासत अंग्रेजों ने बनाई। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। करौली का राजा कौन, तो हरबख्श पाल सिंह, 9 नवंबर 1817, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इनकी देखा देखी टोंक ने भी कर ली और अंग्रेजों ने नई रियासत ही बना दी कि टोंक को रियासत दे देते हैं क्योंकि हमारे से शादी कर रहे हैं। अमीर खां पिंडारियों की फिल्म भी बनी थी, बहुत क्रूर दिखाया गया था, है ना। तो इस तरह से कोटा। अब भाई प्रश्न आ चुका है कि सबसे बड़ी रियासत जिसने सहयोग संधि की सबसे पहले, ये जब प्रश्न आया, मैं बताऊं आपको, मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो जब ये प्रश्न आया है ना पहली बार, तो उस समय में सारी गाइडें ज्यादातर क्या बताती थी, करौली बताती थी, एक लाइन लिखती थी, टेबल देती नहीं थी। तो बच्चे एकदम चक्कर में पड़ गए, एक प्रश्न हटेगा। लेकिन वहां शब्दों को देखें, उन्होंने कहा सबसे पहले संधि करने वाली बड़ी रियासत, तो करौली बड़ी नहीं, टोंक बड़ी नहीं, लेकिन जो सीरियल से बड़ी आती है वो कोटा आती है। और कोटा में मैं आपको बताऊं कि कोटा से जब संधि की थी उमेद सिंह ने, तो इसमें 11 शर्तें थी संधि, मेन शर्तें 10 ही थी, 11वीं शर्त थी संधि करने वाले 6 लोगों के नाम। जो कोटा का संधि पत्र है, कोटा रियासत का जो पढ़ते हैं, बुक पढ़ी मैंने, तो उसमें जब ये संधि मैंने देखी तो उसमें 11 शर्तें हैं, जिसमें 10 शर्तें हैं और 11वें शर्त में शर्त नहीं है, केवल जो संधि करने वाले 6 लोगों के नाम है। और इस संधि के अंदर एक बहुत बड़ी बात रखी, कोटा जो है, कोटा तो किसका है, झाला जालिम सिंह का है। यानी कोटा के जो शासक है वो नाम मात्र के रह गए और कोटा के जो शासक हैं वो महाराव कहलाएंगे, लेकिन जो नीतियां हैं वो किसकी चलेगी, झाला जालिम सिंह की। और झाला जालिम सिंह नहीं रहने के बाद में झाला जालिम सिंह के वंशजों की। भाई झाला जालिम सिंह वो आदमी है जिसने सबसे पहले ये परख लिया था कि अंग्रेज आ गए और अंग्रेज ही भारत पर डोमिनेंस करेंगे। उसने बहुत साल पहले कह दिया था कि अंग्रेज वो मधुमक्खियां हैं जिनको अगर छेड़ा जाएगा तो वो डंक मारेगी और अगर छेड़ा नहीं जाएगा तो वो शहद देगी। ये दूरदर्शिता, ये बात झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों के बारे में कही थी कि अंग्रेज वो मक्खियां हैं, मधुमक्खी है, तो छेड़े तो वो डंक मारेगी और अगर उसको छेड़ा नहीं जाए तो उसे शहद प्राप्त होगा। और बहुत दूरदर्शिता करके उन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली और बाद में अपने वंशजों के लिए उन्होंने झालावाड़ भी प्राप्त कर लिया। झाला मदन सिंह 1838 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक रियासत और बन गई, एक धौलपुर बनी और एक झालावाड़ बनी और एक अपने टोंक बनी। 3 रियासतें इन्होंने बनाई, धौलपुर, झालावाड़ और टोंक, अंग्रेजों के द्वारा बनी गई। कौन कौन सी रियासतें, ये भी आप नोट कर लें। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें बनाई गई, 3 रियासतें बनाई। सबसे पहले धौलपुर बना दी 1804 में, शासक कीर्तिपाल। फिर इन्होंने बना दी टोंक 1817 में, शासक बनाया अमीर खां पिंडारी को। फिर इन्होंने बनाया झालावाड़ को 1838 में, शासक मदन सिंह।
तो ये कुछ रियासतें इनके द्वारा बनाई गई। आप छोड़ लेना चाहें तो ले लीजिए। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में बनाई गई रियासतें राजपूताने में धौलपुर, टोंक और झालावाड़। तो भाई कोटा शामिल हो चुका है, जोधपुर शामिल हो चुका है। जोधपुर भी इतना परेशान हुआ है ना, जोधपुर भी काफी परेशान रहा। मैंने कहा था मान सिंह जी तो पागल होने का नाटक करे। और जोधपुर से जब संधि हुई 1818 वाली, जोधपुर से जब संधि हुई 1818 में, तो राजपूताने का एक, जोधपुर के मारवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना अंग्रेजों ने कब्जा भी लिया। यहाँ पे एक चीज और है कि जोधपुर से जब संधि हुई, मराठों से भी संधि की थी उसी समय। मराठों से संधि की थी अजमेर के लिए। अजमेर उस समय दौलतराव सिंधिया के पास था और संधि के तहत ये मराठों ने अजमेर ले लिया था। अजमेर प्राप्त तो 10 जनवरी 1818 में कर लिया था, लेकिन संधि के द्वारा उन्होंने 25 जून 1818 में अजमेर प्राप्त किया है ना। अजमेर देखो सबसे पहले चौहानों के पास रहा। चौहानों के बाद में जो दिल्ली सल्तनत है उसका कब्जा हो गया। दिल्ली सल्तनत से अजमेर किसके पास आया? मुगलों के पास आ गया। मुगलों के अंदर जब फर्रुखशियर की मृत्यु हुई तो मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, उसने मुगलों से जोधपुर ले लिया। और मारवाड़ वालों से किसने ले लिया? मराठों ने। और मराठों से 10 जनवरी 1818 के अंदर अजमेर प्राप्त हो गया। किसको? अंग्रेजों को। आगे हम बात करेंगे इन्होंने किस तरह 1832 के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी राजस्थान की राजधानी बना दी और लगभग भारत राजस्थान आज़ाद होने तक राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर अजमेर रहा। और आगे हम ये मैप पढ़ेंगे क्रांति के, तो अजमेर के आसपास क्रांति ज़्यादा रही, तो ये सारा हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह मेवाड़ ने, जब महाराणा जो थे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी है ना, वो कृष्णा कुमारी विवाद पूरा अपन राजस्थान इतिहास के अंदर अपने चर्चा में कर लिया है मेवाड़ राजवंश में। तो जो रियासत कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाई, यानी अगर हम बात करें बप्पा रावल से लगाकर 700 ईस्वी से लगाकर 1800 ईस्वी तक उन्होंने कभी संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, किसी के आगे शीश नहीं झुकाया। ऐसी रियासत पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में लगभग 1100 साल तक एक भूभाग पर कब्जा रख के लगातार शासन करने वाला ये मेवाड़ राजवंश। और उस मेवाड़ राजवंश के शासक भीम सिंह ने, ध्यान रखना भाई, ये अमीर खां पिंडारी वाला कोटा वाला इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं आपको है ना। इंपॉर्टेंट कौन कौन है? इंपॉर्टेंट हरबख्शपाल सिंह इंपॉर्टेंट है, आपके उमेद सिंह इंपॉर्टेंट है, बड़ी रियासत है इसलिए। महाराजा रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट है, यहाँ उदयपुर का भीम सिंह था इसलिए इंपॉर्टेंट है। जोधपुर के मान सिंह जी थे इंपॉर्टेंट है। फिर आपके सामने बीकानेर रियासत की हम बात करें तो बीकानेर रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसको जब संधि हुई बीकानेर की सूरज सिंह ने करी, तो उसने कहा भाई हम मराठों को टैक्स नहीं देते थे, मराठों को खिराज नहीं देते थे। तो अंग्रेजों ने कहा भाई आप संधि कर लो, हमें भी खिराज मत देना। क्यों? क्योंकि संधि के तहत मैंने जब आपको दिखाया मैप, भाई इतना बड़ा बीकानेर, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा मारवाड़, और वो आपके संधि के तहत, तो छोटे मोटे राज्यों की हिम्मत नहीं होगी। तो अंग्रेज बहुत, मैंने कहा बहुत दिमाग से कि आप टैक्स ही मत दो, चलो आप अगर मराठों को नहीं देते थे तो हमें भी मत दो। तो इस तरह अंग्रेजों ने कई संधियां की और कंपनी ने जोधपुर जो है उसको खिराज से, बीकानेर को खिराज से मुक्त रखा। बाद के अंदर अगर हम बात करें तो जब मेवाड़ नहीं कर ली, बीकानेर नहीं कर ली, मारवाड़ नहीं कर ली, तो बेचारे जयपुर के महाराजा जगत सिंह की टाप ही क्या है ना। तो उन्होंने भी 15 अप्रैल 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। आगे प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर ने संधि की। महाराजा जसवंत सिंह ने बहुत विश्वास करके, महाराजा जो डूंगरपुर के थे जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के साथ संधि की। और अंग्रेजों ने कहा, बाद में संधि थोड़ी सी आगे बढ़ी, कुछ समय निकला, भाई महाराजा जी आपका काम हमें पसंद नहीं आया। अंग्रेजों का, मैंने कहा ना 1857 क्रांति, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा क्रांति करते नहीं तो क्या करते बेचारे।
एक महाराजा जसवंत सिंह सेकंड डूंगरपुर के हैं, अंग्रेजों से संधि कर रहे हैं और कुछ समय बाद अंग्रेज करें कि आपका काम काज हमें पसंद नहीं है और उनको वृंदावन भेज दिया गया, जाइए वृंदावन जाइए। इस तरह से अंग्रेजों और वहां अपने मर्जी से शासन चलाए। तो ये अंग्रेजों का शासन था। बांसवाड़ा के उमेद सिंह, झालावाड़ मैंने आपको चर्चा करी मदन सिंह, है ना, ये झाला जालिम सिंह के वंशज थे, तो इनको अलग रियासत बना के दे दी। यहाँ हमने जैसलमेर और सिरोही की बात नहीं की। जैसलमेर के शासक थे मूलराज और सिरोही के थे शिव सिंह। जैसलमेर के शासक थे मूलराज और सिरोही के शासक थे शिव सिंह। ये सिरोही इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिरोही जो है इसने 1823 में संधि की है। बाकी लगभग आप अगर ना टिक करें तो 1817 के अंदर कौन कौन सी रियासत आएगी आपके, करौली आएगी, टोंक आएगी और कोटा आएगी। ये तीन रियासतें आएगी, करौली, टोंक और कोटा। बाकी 1818 पे आप टिक लगाएं। लेकिन एक रियासत ऐसी है जिसमें 1823 है, वो कौन सी है, वो सिरोही है। अब ये ऐसा लेट क्यों हुई सिरोही, अंग्रेजों ने कैसे छोड़ दिया इसको? संधि तो करना चाह रही थी सिरोही, अंग्रेजों के साथ संधि तो करना चाह रही थी सिरोही, लेकिन वहां एक पेश था, जोधपुर कह रहे थे कि ये अलग रियासत ही नहीं है, इस पर तो हमारा अधिकार, ये तो हमारे अधीनस्थ है। बाद में अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, उन्होंने कहा यार मारवाड़ के चक्कर में इसका भी खिराज जाता रहेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानते, हमारी नज़र में सिरोही अलग रियासत है। और 1823 के अंदर सिरोही के राजा शिव सिंह ने इनसे समझौता किया। 1823 याद रह जाएगा, 1823 शिव सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछ चुके हैं। अगर आपके सामने डेट भी आ जाए तो डेट भी याद कर ले। डेट है इसकी 11 सितंबर 1823, 11 सितंबर 1823। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पूरी टेबल है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिया तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो अंग्रेजों ने इस तरह से, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो हमने सहायक संधियां पढ़ी, हमने सहयोग संधि पढ़ी, हमने रिंग ऑफ फेंस की नीति पढ़ी। अब उसके बाद में अगली नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की है, लॉर्ड डलहौजी की, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, इसके तहत अंग्रेजों ने बहुत सारी रियासतों को हड़पा, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर अंग्रेजों ने बहुत सारी रियासतों को हड़पा, जिसमें सबसे पहले रियासत हड़पी सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है। नंबर 4 व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत दिया। और ये डलहौजी जो है लगभग 8 साल, आप इसको याद रखें, 1848 से 1856 के बीच में रहे। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने 3 श्रेणी के राज्य बना रखे थे, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। इसमें सबसे ज्यादा विवादित क्लोज क्या था कि प्रथम श्रेणी के राज्यों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई राजा है ना, अगर कोई राजा है, किंग है, और वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसके मरने पर अगर उसके संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो जो पुत्र गोद ले रहे हैं उसको अंग्रेज हम नहीं मानेंगे, ये, और उसको अंग्रेजी रियासत में शासन को मिला लिया जाएगा। ये व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की एक बहुत विवादित थ्योरी थी कि अगर कोई राजा है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसके कोई संतान नहीं है, लेकिन उसने गोद लिया है पुत्र ना। हिंदू विवाह, हिंदू के अंदर, हिंदू जो नियमावली है या जो उस समय में परंपरा थी, गोद लिए पुत्र को भी अपने पुत्र के समान मानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम गोद लिए पुत्र को नहीं मानेंगे। अब उन्होंने इस नहीं मानने में 3 श्रेणी के राज्य बनाए। पहली श्रेणी के जो राज्य थे, बड़े राज्य थे, उनमें उन्होंने कहा कि हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी श्रेणी के जो सेकंड श्रेणी के राज्य थे, उसमें अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर करेगा, इच्छा पर निर्भर करेगा कि अगर वो किसको गोद ले रहे हैं तो वो अंग्रेजों के लायक है, अनुकूल है, तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। और तीसरी श्रेणी के राज्यों में जो है वो गोद लिए हुए पुत्र को अनुमति नहीं है,
और वो राज्य ही किस में मिल जाएगा, अंग्रेजी सत्ता में मिल जाएगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत था। अब इस व्यपगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजों ने कुछ रियासतें हड़पी। तो सबसे पहले जो हड़पी गई रियासत थी वो थी सतारा। सतारा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखें। 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पी गई पहली रियासत थी सतारा, और उसके बाद में जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर, ये 1849 में। अब यहां उदयपुर भी नाम आता है, लेकिन वो राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। ये उदयपुर जो आता है वो एमपी का उदयपुर है, एक उदयपुर आता है इसमें, ये उदयपुर है, इसे उदयपुर, है ना, ये एमपी के अंदर है, ये 1852 में है। तो ये राजस्थान का नहीं है, ये ध्यान रखें आप। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते भी हैं, है ना। इसी के तहत जब झांसी को हड़पा था इन्होंने, है ना, 1853 के अंदर झांसी को जब हड़पा था, झांसी कहाँ पर है, यूपी में है। और 1853 में जब झांसी को हड़पा था तो बहुत हल्ला हुआ था, और उसके बाद में 1857 की क्रांति हमने देखी थी, झांसी का रोल देखा था। लेकिन जब यहां अपना प्रश्न नहीं है, अपना ज्यादातर प्रश्न बनता है, वो बनता है करौली का। देखो अभी अपन ने बात की कि अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि करने वाला कौन, तो यहां देखो करौली, है ना। 1817 के अंदर जिन्होंने सबसे पहले कदम बढ़ाए, 1852 में जाके इन्होंने सबसे पहले उसी के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, यानी करौली को इन्होंने हड़पा 1852 में। और 1852 में करौली का जो शासक था उसका नाम था नरसिंहपाल। नरसिंहपाल, उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। नरसिंहपाल की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने भी पुत्र को गोद लिया, है ना, और उस गोद लिए हुए पुत्र को, है ना, उन्होंने माना नहीं, क्योंकि नरसिंहपाल जो है वो कहां, उनकी जब मृत्यु हुई तो वो क्या थे, निसंतान थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने राजपूताने में जो रियासत हड़पी वो कौन सी थी, वो करौली थी। ठीक है, तो इस तरह अंग्रेज अब संधियों की जगह रियासतों को हड़पने पर आ गए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज की क्लास में हमने देखा, भाई बार फटाफट रिवाइज कर लें। हमने 1857 की क्रांति के अंदर सबसे पहले कारणों पे आज चर्चा की है, और उन कारणों में अंग्रेजों की संधियों पे हमने विशेष तौर पे जोर दिया है। अंग्रेजों की नीतियां, धार्मिक असंतोष, सैनिक असंतोष पे हमने बात की, तात्कालिक कारण, आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण पे हमने बात की। और इसमें हमने 4 तरह के, है ना, अंग्रेजों की नीतियों की बात की। सुरक्षा घेरे की नीति, ये कौन लाया, तो हेस्टिंग्स लाया। हेस्टिंग्स कौन सा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। सहायक संधि, सहायक संधि ये किसने की, तो वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। सहयोग संधि किसने की, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये देखो दोनों में अंतर है भाई, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, इंपॉर्टेंट है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने करी, तो डलहौजी ने। और जो याचक बन के आए थे वो स्वामी बन गए, है ना। तो इस तरह से अंग्रेजों ने राजाओं को, देशी राजाओं को, रियासतों को इतना परेशान किया और रियासतों को हड़पने लग गए कि उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। अगले क्लास के अंदर, अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे और अधिक कारणों पे और अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पे। तो जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ, बने रहिए और अपना फ्यूचर बनाते रहिए, है ना। और डिटेल से, अगर आपके पास और डिटेल से कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर डालिए, हमारी टीम आपको वापस जवाब देगी। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप रखिए। तो 1857 की क्रांति का ये पहला भाग था, जल्दी अगला भाग लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।